हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा लास्ट मंथ में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हथरस केस में हुआ था। तो वहाँ पे अगर देखें उसके बाद जो सीबीआई ने उस केस को टेक ओवर किया था, इसके बाद जो अभी का जो न्यूज़ है, क्योंकि सीबीआई ने जो 4 एक्यूज थे उनको पॉलीग्राफिक टेस्ट या फिर ब्रेन मैपिंग, ये दोनों टेस्ट के लिए उनको लेके गुजरात गई है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्टिंग या फिर ब्रेन मैपिंग किस तरीके से की जाती है, और इसके कितने चांसेस होते हैं कि ये जो जो भी एक्यूज्ड अगर उसको कन्फेस करता है कि मैंने ये किया है, या जो भी जिस तरीके के इंडिकेशंस आते हैं उसके बेस्ड पे जो केस में इनपुट्स किस तरीके के आगे आ सकती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट क्या रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो भी ये सब टेस्ट होते हैं, ये वेदर में भी पॉलीग्राफ टेस्टिंग या फिर ब्रेन मैपिंग, इन सब जो केसेस में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आके हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए, अभी का सिचुएशन ये है कि सीबीआई की जो टीम है उसने हथरस केस जो था वो लास्ट मंथ में ले लिया था, पुलिस जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वहाँ से। इसके बाद जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो केस है, जो अभी सीबीआई इसमें देख रेख कर रही है, या फिर जो केस में अभी लीड्स देख रही है कि किस तरीके के इसके लीड्स आ रहे हैं, इसके बाद जो चार्जशीट उसमें सबमिट करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो केस है वो एक्चुअली इलाहाबाद के हाई कोर्ट के देख रेख में होगा। और इसमें जो आपको मालूम होगा कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक दलित गर्ल को गैंग रेप किया गया था, 4 एक्यूज्ड जो हैं, और उनके बाद उनको उसको अल्टीमेटली वो इंजरी से वो लास्ट मंथ ही उसका डेथ हो गया था। सो इसके बाद जो अगर देखें हम, तो इसमें ये जो अब ये मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी सिचुएशन है कि सीबीआई ये जो केस को ले चुका है, और इसमें जो एक टेस्ट जो होता है पॉलीग्राफ टेस्टिंग और फिर ब्रेन मैपिंग, उसमें क्या है कि डीडीटी जो जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसमें जैसे हम पॉलीग्राफ टेस्टिंग हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, फिर ब्रेन मैपिंग हो गया, ये सब जो टेस्ट हैं वो सब इसके अंदर ये चारों एक्यूज्ड पे ये देखा जाएगा। और इसके बाद जो उसमें जो भी इनपुट्स आएंगे इसके बाद केस में वो फॉरवर्ड मूव करने में फ़ायदा मिलेगा सीबीआई को। सो अगर देखें हम ब्रेन मैपिंग क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अभी देखिए, ब्रेन मैपिंग एक टूल होता है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंसाइट्स जो भी एक्यूज्ड हैं उनके ब्रेन में किस तरीके के उनकी जो ब्रेन रिस्पॉन्ड करती है, अगर कुछ केसेस से रिलेटेड या कुछ जो उनने जिस तरीके भी एक्यूजेशन उनके ऊपर लगी है, उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उनको अगर सुनाई जाती है ऑडियो फॉर्म में, तो उनके ब्रेन में मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट। तो अगर उस सर्टेन इनपुट्स उनके ब्रेन में मूवमेंट होती है अगर उस टेस्ट के दौरान, तो उसके बेसिस पे फिर क्या होता है कि पुलिस जो आगे की कार्रवाई होती है उसमें फिर वो उनको लीड मिलता है। तो बेसिकली ब्रेन मैपिंग का एक आइडिया है कि इसमें पुलिस को थोड़ा हेल्प मिल सके आगे की कोई भी लीड्स जुटाने में, या फिर जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वहां तक पहुंचने में। तो ये बेसिकली आइडिया होता है ब्रेन मैपिंग का, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ ब्रेन होते हैं उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट ब्रेन्स के होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई इनपुट्स उस केस से रिलेटेड अगर उनको प्रोवाइड किया जाता है तो उनके ब्रेन में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, और उससे क्या उस लीड के आधार पे फिर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करने की सोचती है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये जो इसकी बेनिफिट जो है ब्रेन मैपिंग की, ये एक्चुअली हेल्प करता है अगर पुलिस को कि क्या रूट कॉजेज हैं उस जो भी एक्यूज है या फिर क्राइम जिसने किया है, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है उसको पुलिस उसमें आइडेंटिफाई करने में इसको मदद मिलता है, और उसके एक्सपीरियंस पे फिर जो भी आगे की कार्रवाई पुलिस करता है। सो ब्रेन मैपिंग बहुत ही बेनिफिशियल है, जबकि क्यों या फिर क्या क्वेश्चंस, हाउ एंड वाई, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक्यूज्ड है, उसने कोई भी अगर क्राइम किया है, तो उसमें अगर पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पा रही है, तो पुलिस इन सब केसेस के लिए क्या करता है कि ब्रेन मैपिंग या फिर जो मैं बात करूँ लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जाता है। तो अगर बेसिकली मैं बात करूँ कि प्रोसीजर क्या होता है ये केसेस लेने में, तो सबसे पहले पुलिस को क्या करना पड़ता है कि जो भी एक्यूज्ड है उससे एक साइन करवाना पड़ता है, रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना चाहिए कि हाँ मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो है जुडिशरी से फिर उसकी हामी लेनी पड़ती है कि हाँ जुडिशरी उसको बोल चुका है कि ठीक है आप जाइए उस ब्रेन डिटेक्टर टेस्ट, सॉरी लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर ब्रेन मैपिंग या फिर नार्को एनालिसिस को, ये सब कुछ आप करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये फंडा होता है कोई भी, अगर मैं बात करूँ कि ये टेस्ट कंडक्ट कराने से पहले।
सो अगर मैं बात करूं कि ब्रेन मैपिंग कैसे वर्क करता है, तो देखिए सबसे पहले मशीन्स जो होते हैं वो सर्टेन एरियाज जो है उसमें फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑडियो इनपुट में प्रोवाइड की जाती है तो उसमें वो देखा जाता है कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, और जो भी ऑब्जेक्टिव है वो उसके जो गिल्टी नॉलेज पार्ट्स है उसमें वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। वो एक प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे सर्टेन मूवमेंट्स हो रही है, और उसके बेसिस पे फिर जो भी पुलिस को अब उन इनपुट्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें अगर प्रोसेस की बात करूं मैं, तो सबसे पहले तो देखिए जो भी सब्जेक्ट है या फिर जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको लाया जाता है एक सर्टेन प्लेस पे। इसके बाद उसके जो ब्रेन के एरियाज पे इलेक्ट्रोरॉड्स लगाए जाते हैं और या फिर स्कल्प पे लगाए जाते हैं, जो कि एक न्यूरो स्कैन कोडिंग सिस्टम होता है जहाँ पे डिफरेंट न्यूरॉन की मूवमेंट और उनके पार्टिकल्स से अराउंड जो भी उसकी मूवमेंट होती है उसके बेसिस पे वो देखा जाता है। और इसके बाद जो भी एक्यूज्ड है उसको कुछ वर्ड्स जो कि ऑडियो फॉर्म में होते हैं उस केस से रिलेटेड, वेदर जैसे मान लो पुलिस पूछेगी कि क्या आपने क्राइम किया है, क्या आपने जो भी वेपन ऑफ क्राइम है उसको कहाँ छुपाया है, तो उसके बेसिस पे अगर जो भी यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ब्रेन मैपिंग में डिफरेंस और लाई डिटेक्टर में मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ब्रेन मैपिंग में आपको ये समझना है कि ये जो ब्रेन मैपिंग में जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं वहाँ पे एक्यूज्ड को बोलना नहीं रहता है। एक्यूज्ड की जो पार्टिकल्स न्यूरो स्कैन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि किस तरीके के मूवमेंट्स हो रही हैं, और उसके बेसिस पे फिर पुलिस जो भी अपना काम करता है। ठीक है, इसका जो मेन मकसद होता है ये रिजल्ट का कि सब्जेक्ट से ये जानना कि क्राइम की नॉलेज उसके है या उसने कमिट किया है कि नहीं। और ये सिर्फ एक मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट कि ये जो भी एक्यूज्ड के अगर मान लो उसने ब्रेन मैपिंग के दौरान उसके न्यूरो मूवमेंट्स में अगर देखा गया कि हाँ उसके मूवमेंट्स हो रही है कुछ, और उसके बेसिस पे अगर पुलिस को लगता है कि हाँ इसने क्राइम किया है, लेकिन ये इसको प्रूफ नहीं किया सकता है, इसको एक एविडेंस के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। इसे सिर्फ ये देखा जा सकता है कि ये जो एविडेंस है इस पे फिर इस केस में आगे जाने को मदद मिलता है पुलिस को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करूं कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जहां पे डिफरेंट, अगर मैं सीबीआई या फिर पुलिस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है डिफरेंट एक्यूज से, देखिए 3 एक्चुअली होते हैं बेसिकली। अगर मैं बोलूं, पहला तो नार्को एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको एक ड्रग दिया जाता है जिसके बाद वो थोड़ा सब कॉन्शियस हो जाता है, बट वो अवेकन स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जिसमें क्या होता है कि जो इसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या तुमने क्राइम किया, या फिर तुमने वेपन कहाँ छुपाया, या फिर इसके क्राइम में कौन कौन शामिल था। तो इससे क्या होता है कि उसमें एक्यूज्ड से पूछा जाता है और वो इन्फॉर्मेशन अब वो जो भी एक्यूज्ड है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, अनसबकॉन्शियस माइंड में, और वो इन्फॉर्मेशन फिर बताता है। तो इसमें ये नार्को एनालिसिस में ये होता है। पॉलीग्राफ टेस्टिंग में जनरली ये होता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट है जहां पे एक्यूज से पूछा जाता है डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्राइम, और इसके बाद क्या है जो भी हाइपर एराउजल स्टेट में जो भी बीपिंग आती है या फिर जो भी मूवमेंट आती है, अगर एक्यूज बोलता है कि हाँ मैंने किया नहीं किया है, तो उसके बेसिस पे जो भी बीपिंग आती है उसके बेसिस पे वो टेस्ट के कंक्लूजन के बाद पुलिस उस पर वर्क करता है। ब्रेन मैपिंग में आपको समझा ही चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल ये ब्रेन में ये चेंजेस देखता है, और इसके बाद जो भी है अक्यूज्ड की किस तरीके का जनरेट कर रहा है एक यूनिक ब्रेन वेव पैटर्न, और उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। तो ये 3 बेसिकली ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पुलिस या फिर सीबीआई की टीम जो स्पेशलिस्ट टीम होती है वो डिफरेंट एक्यूज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस सारे जजमेंट पे क्या स्टैंड रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ब्रेन मैपिंग के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट एक फेमस जजमेंट हुआ था 2010 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनवॉलेंट्री एडमिशन ऑफ डीडीटी जो अगर इन्वेस्टिगेशन में इंप्रूव करने के लिए क्रिमिनल केसेस में, या अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या फिर पॉलीग्राफ टेस्टिंग ये सब सारे इलीगल हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2010 में ये क्लियर कट स्टैंड था। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड एंड सब्जेक्ट टू सच टेक्निक्स, यानी कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एक्यूज्ड है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्टिंग या फिर ब्रेन मैपिंग के लिए आप करवाओ। ऐसा एक्यूज्ड को पुलिस फोर्स नहीं कर सकती है, उसे वो रिटर्न में लेना पड़ता है सबसे पहले।
तो उस केस में अगर मान लीजिए, अभी तो खैर मान लो अगर पुलिस उसको बताती है या डराती धमकाती है और वो रिटर्न में ले लेती है, इनफैक्ट अभी तो ये देखा जाता है। फिर इसके बाद जो है इनवॉलेंट्री सब्जेक्ट जो है, ये एक्यूज्ड है, अगर एक्यूज्ड है और उसको अगर अगर उस अपने वॉलेंट्रीली नहीं कहा है कि ठीक है मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूं, और उसको इनवॉलेंट्रीली अगर इस टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है, तो ये वायलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, जो कि प्रोविड्स करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था 2010 में। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फोर्सिंग, कोई भी इंडिविजुअल को अगर फोर्स किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करो, इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने में, ये वायलेट करता है स्कीम ऑफ लीगल प्रोसीजर दैट रिजल्ट टू टेस्ट कैन नॉट बी एडमिसिबल इन पीस ऑफ एविडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था कि कोई भी अगर इनपुट्स आपको इस सारे केसेस में मिलते हैं, वो एक पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे आप इसको सबमिट चार्जशीट में नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था 2010 में। तो आपको ये देखना है कि ये जो भी केसेस ऐसे कंडक्ट किए जाते हैं, ये सिर्फ केस होता है कि आपको जो भी केसेस आप जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें एक लीड के लिए आपको कि ये ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो मदद कर सकता है, लेकिन आपको एज ए पीस ऑफ एविडेंस ये कोर्ट में आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।